प्रत्येक रविवार को मैं अपनी जो एक निवेदन पुस्तक है उस पुस्तक के किसी एक भाग पर चर्चा करता हूं जो क्रम से चलता रहता है। पिछले सप्ताह में वाराणसी और गाजीपुर दौरे पर था तो रविवार को चर्चा नहीं हो सकी। आज फिर से उस चर्चा को हम लोग शुरू कर रहे हैं जो पिछले सप्ताह होनी थी। इस बीच में मैं रामानुजगंज गया था और रामानुजगंज के लोगों के साथ एक बैठक लिया। सब लोगों के साथ सब लोगों से विचार विमर्श किया और उस बैठक और विचार विमर्श में हम लोगों ने यह योजना बनाई और उसको घोषित किया। वहां वो योजना इस प्रकार से थी कि हमारा जो अभियान है पूरा व्यवस्था परिवर्तन अभियान, इसके हैं तो दो भाग। एक भाग तो है व्यक्ति के स्वभाव से हिंसा और स्वार्थ घटे और इसके लिए संयुक्त परिवार का विचार समाज में स्थापित किया जाए। ये तो एक कार्य हो गया। और दूसरा हम लोग का कार्य था कि लोक स्वराज्य असफल है, लोक स्वराज्य अच्छे परिणाम दुनिया में नहीं दे पा रहा है। लोक स्वराज्य होना चाहिए। लोकतंत्र तो असफल हो गया और लोक स्वराज्य अभी स्थापित ही नहीं हुआ। तो अब असफल लोकतंत्र की जगह लोक स्वराज्य को आगे लाया जाए, ये हम लोगों का लक्ष्य है। सारी दुनिया में दो बातों को हम लोगों को प्रस्तुत करना है, संयुक्त परिवार प्रणाली और लोक स्वराज्य। इसकी शुरुआत हम लोग वैचारिक धरातल पर तो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, कम से कम भारत में तो कर रहे हैं वैचारिक धरातल पर। लेकिन फील्ड में इसकी शुरुआत रामानुजगंज विकास खंड से शुरू की जाए, इसकी योजना बनी और योजना बना करके पिछले सप्ताह रामानुजगंज में घोषणा की गई कि अगले 1 वर्ष के अंदर रामानुजगंज को केंद्र बनाकर रामानुजगंज विकास खंड में लोक स्वराज्य की प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। ये तय हुआ है और आप लोगों ने यह दायित्व स्वीकार भी किया है। मैंने आपको वहां समझाया है कि लोक स्वराज्य को सफल करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने पड़ेंगे। कुछ आपको कुछ संतुलित करना पड़ेगा स्वयं को। ये प्रिकॉशंस क्या होंगे? प्रिकॉशन माने आवाज नहीं आ रही है। परहेज। जा रही है प्रेमनाथ जी? अब आ रही है। अच्छा, तो मैंने रामानुजगंज में ये बताया कि लोक स्वराज्य को रामानुजगंज से शुरू करने के लिए हमें कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। क्या परहेज करना पड़ेगा भाई? तो ये वहां तय हुआ कि आपको पूरी तरह से वहां जातिवादी टकराव से बचना पड़ेगा। आदिवासी, गैर आदिवासी, अछूत, सवर्ण, इस प्रकार के टकराव से बचिए। हिंदू मुसलमान के भी टकराव से बचिए। महिला और पुरुष के बीच में तो कोई खतरा नहीं है,
आदिवासी गैर आदिवासी का भी या जातीय टकराव भी रामानुजगंज में कोई खतरा नहीं है अभी, लेकिन सांप्रदायिक टकराव का खतरा है। तो वहां यह बात साफ हुई कि हमें सांप्रदायिक टकराव से बचना है। देखिए, 3 प्रकार के सांप्रदायिक लोग हैं। सांप्रदायिक माने रामानुजगंज पूरे ब्लॉक में ईसाइयों से कोई समस्या नहीं है, लगभग सिखों की भी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में तो खतरा है हिंदू मुसलमान के बीच में। तो हम लोगों ने 3 बात वहां तय किया है। जो मुसलमान कॉमन सिविल कोड स्वीकार कर लेंगे उनको हम लोग अपने समान बराबरी के हिसाब से माने, और किसी भी प्रकार से उनकी यदि प्रताड़ना होती है हम सब उनको सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये हम लोगों का काम है। इसी तरह हिंदुओं को भी कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सब लोग इस दिशा में जुड़ जाइए, ये हम लोगों ने तय किया है, और सभी एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी दें। लेकिन जो लोग कॉमन सिविल कोड से नहीं जुड़े हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका मतलब वे हमारे शत्रु नहीं हैं। हम उनके सुरक्षा की गारंटी तो नहीं देंगे, लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई मुसलमान है, कॉमन सिविल कोड नहीं स्वीकार करता है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, वो करे या ना करे। लेकिन जो मुसलमान या हिंदू कॉमन सिविल कोड का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कट्टरपंथी लोगों की पहचान करके हमें उन इस प्रकार के लोगों को निरुत्साहित करना है। हम रामानुजगंज में मुसलमानों को न तो इतना प्रोत्साहित करेंगे कि वे लोग दारुल इस्लाम की दिशा में जाएं, अगर जाते हैं तो हम उनका पूरी तरह विरोध करेंगे, और ना हम कट्टरपंथी हिंदुओं को इतना प्रोत्साहित करेंगे कि वे लोग शांतिपूर्वक जो मुसलमान रहना चाहते हैं उन लोगों का विरोध करें। किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान के बीच में हमारे रामानुजगंज विकास खंड में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी हम लोगों का ज्ञान यज्ञ परिवार लोक स्वराज्य मंच रामानुजगंज ब्लॉक के लोगों को गारंटी दे इस बात की कि रामानुजगंज में इस तरह का नहीं होगा। शांति प्रिय मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का हम कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे, और जो कॉमन सिविल कोड स्वीकार कर लेंगे उनके सुरक्षा की हम गारंटी देंगे। आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने धार्मिक कार्य करिए, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई, लेकिन आप संगठनात्मक कार्य मत करिए। यदि आप कोई संगठनात्मक कार्य करते हैं तो आपका विरोध होगा, और उस विरोध में हम लोग भी शामिल होंगे। ये अंतर वहां अच्छी तरह से समझाया गया है। हिंदू मुसलमान सभी लोग थे वहां पर उस बैठक में,
और सब लोगों को क्लियर एकदम साफ संदेश दिया गया है कि आप कॉमन सिविल कोड के पक्ष को स्वीकार करिए। नहीं स्वीकार करते हैं, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने में मदद करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इससे हमको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमको सीधा सीधा इस प्रकार का देश चाहिए जहां धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई अलगाववादी कानून ना बने। ये मैंने वहां जो संदेश दिया है, और इस संदेश के आधार पर रामानुजगंज के लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूरे ब्लॉक में, और वैसे तो पूरे जिले को हम लोग ले रहे हैं धीरे धीरे, बलरामपुर रामानुजगंज जिला पूरा हम लोग 1 साल में सक्रिय करेंगे, लेकिन रामानुजगंज ब्लॉक को तो एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहिए कि दुनिया के लोग लोक स्वराज्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए रामानुजगंज का दौरा करें। ये मैं आपको पूरी बात बता दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के विषय पर। आज का हमारा जो विषय है वो 721 से शुरू होता है, 721 से 724 तक आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है ये। कर्तव्य, अधिकार और दायित्व, क्या फर्क है तीनों में? अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। जो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके कर्तव्य होते हैं। जो कर्तव्य होता है वो हमेशा स्वैच्छिक होता है। कर्तव्य हमेशा सामाजिक होता है। तो कर्तव्य आप करें या ना करें, किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य नहीं करता है तो हमें चाहिए कि हम उसका सामाजिक बहिष्कार करें। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है जो अपने कर्तव्य पूरे नहीं करता है, लेकिन कर्तव्य करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात कि अधिकार क्या है। किसी भी व्यक्ति के पास एक मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी कोई भी सामाजिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार उसको वही होता है, उतना ही होता है जितना कोई अन्य दायित्व स्वीकार करता है। ये दायित्व क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य तो मैंने आपको बता दिया कि कर्तव्य होता है स्वैच्छिक। कर्तव्य कभी बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन जो दायित्व होता है वो दायित्व हमेशा बाध्यकारी होता है। दायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, दायित्व होता है, उसके लिए आप उत्तरदायी होते हैं। कोई ऊपर की इकाई आपको दायित्व सौंपती है और नीचे के लोगों की इकाई के लिए आपका दायित्व नीचे की इकाई का अधिकार बन जाता है। जब तक आपने वो दायित्व लिया हुआ है तब तक आपको दायित्व पूरा करना होगा और ऊपर की इकाई को बताना पड़ेगा कि ये दायित्व मैंने किया है। अगर आप दायित्व पूरे नहीं करते हैं, आप उसके लिए दंडित भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो आपका दायित्व है। कर्तव्य के लिए आप दंडित नहीं होंगे, दायित्व के लिए दंडित होंगे। तो किसी व्यक्ति का अधिकार उतना ही होता है जितना किसी अन्य ने कोई दायित्व स्वीकार किया है। अगर किसी ने कोई दायित्व लिया ही नहीं तो आपके अधिकार क्या है? फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। ये बात साफ करने की जरूरत है कि कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, दायित्व क्या है। मैं आपको फिर से बता दूं, कर्तव्य स्वैच्छिक होता है, दायित्व बाध्यकारी होता है, और जब कोई दायित्व की घोषणा होती है तो वह दायित्व, जितनी घोषणा होती है उतना दायित्व किसी दूसरे का अधिकार बन जाता है। यह हुआ उसका अधिकार, अन्यथा कोई अधिकार आपके पास नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अधिकार तो 3 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार वही हैं जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पूरी दुनिया की विश्व व्यवस्था ने गारंटी दी है। तो विश्व व्यवस्था का दायित्व है आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। विश्व व्यवस्था का दायित्व है ये। एक हुआ आपके संवैधानिक अधिकार हैं। तो संवैधानिक अधिकार आपके उतने ही हैं जितने की सुरक्षा का आपको संविधान ने दायित्व स्वीकार किया है। संविधान ने जितनी घोषणा की है आपकी, वो संविधान का दायित्व है, ये आपका अधिकार हो गया। सामाजिक अधिकार क्या है? सामाजिक अधिकार उतना ही है जितने की सुरक्षा की आपको समाज आश्वासन देता है, उतना आपका सामाजिक अधिकार है। बाकी आपका कोई सामाजिक अधिकार नहीं है। ये बात दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। अब आपके पास अधिकार है, जिसको आप दायित्व सौंप रहे हैं उसको अगर आप पावर नहीं देंगे तो वो दायित्व कैसे पूरे करेगा? पावर होता है शक्ति, अधिकार नहीं। शक्ति और अधिकार, अधिकार जो होता है वो है राइट, और शक्ति है पावर। तो हमारे जो अधिकार हैं, जब हम वह अधिकार किसी अन्य को सौंपते हैं तो वह उसकी शक्ति बन जाता है, पावर बन जाता है, और उस पावर का उपयोग करके वह व्यक्ति अपने दायित्व पूरे करता है। ये सोचिएगा,
बड़ा टेढ़ा काम है ये सब पूरा का पूरा। इसको समझने की जरूरत है कि हम जब अपने अधिकार किसी व्यक्ति को सौंपते हैं तो हमारा जो अधिकार है वह जिसको दिया गया उसका पावर बन जाता है और वह पावर का उपयोग करता है अपने दायित्व को पूरा करने के लिए। ये हो गया चौथा शब्द, शक्ति, पावर। ये जो अधिकार हमने उसको दिया है ये उसका अधिकार नहीं है, ये उसका पावर है, शक्ति है। तो हम अपने अधिकार जब सौंपते हैं किसी को तो वो उसका पावर बन गया। ये चार जो शब्द हैं इन चारों की मैंने आपके सामने व्याख्या की है। अब प्रश्न पैदा होता है कि राज्य के दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और अधिकार क्या हैं राज्य के। राज्य का जो दायित्व है वो सिर्फ एक है, दायित्व सुरक्षा और न्याय। बाकी कोई काम हमारी राज्य व्यवस्था का दायित्व नहीं है। बाकी जितने कार्य हैं ये राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य हैं, दायित्व नहीं है। कोई भूख से न मरे, आर्थिक असमानता कम हो, गरीब अमीर के बीच की दूरी घटे, लोगों को रोजगार मिले, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगे। इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य अनेक प्रकार के जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य राज्य के कर्तव्य हैं, स्वैच्छिक, किसी भी रूप में दायित्व नहीं है। इसका मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य राज्य से प्राप्त करना आपका अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है आपका। आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपका मौलिक अधिकार है, आप करिए, नहीं करिए। धर्म को मानना आपका मौलिक अधिकार है। आप राज्य से इसके लिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये राज्य का दायित्व नहीं है। राज्य का दायित्व तो सुरक्षा और न्याय है। तो राज्य का जो स्वैच्छिक कर्तव्य है उस स्वैच्छिक कर्तव्य को ही जब आप दूसरों का अधिकार घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब कि वो आपका दायित्व बन गया। आपका दायित्व तो राज्य का ये है नहीं। तो दिक्कत कहां पैदा हुई कि आपने सुरक्षा और न्याय आपका दायित्व था। सुरक्षा और न्याय के साथ आपने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और 50 तरह का रोजगार और क्या गरीबी उन्मूलन, भूख उन्मूलन, ये सब आलतू फालतू जितना कार्य था, इन कार्यों को आपने अपना दायित्व स्वीकार कर लिया और दायित्व बना करके आपने समाज को कह दिया तो वो हमारा व्यक्ति का अधिकार बन गया क्योंकि आपने तो उसको दायित्व घोषित कर दिया। वो दायित्व तो आपका था नहीं। यह भूल हुई है, गलती हुई है, जो भी हुई है। यह गलती कोई भारत में नहीं हुई है,
यह गलती तो सारी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में हुई है। भारत ने भी उस लोकतंत्र की नकल की, और नकल की तो वही समस्या भारत में भी पैदा हुई। जब आपने स्वैच्छिक कर्तव्य को दायित्व स्वीकार कर लिया तो वो दूसरे का अधिकार बन गया, और अधिकार बन गया तो आपकी जिम्मेदारी हो गई कि आप उसको पूरा करें, और आप पूरा कर नहीं पा सकते हैं, ना आप कर सकते हैं ना आपको करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और न्याय को छोड़कर आपको किसी कार्य के लिए बनाया नहीं गया है। एक बात आप विचार करिए कि हमने गेट पर एक पहरेदार रखा, उसका पहरेदार का काम क्या है भाई? तुम पहरा करो। मान लीजिए, कल्पना करिए कि हमने एक ट्रेजरी गार्ड रख दिया, तो ट्रेजरी गार्ड हमने रख दिया। अब उस ट्रेजरी गार्ड ने रात को देखा कि कहीं दूर में आग लगी हुई है, और वो ट्रेजरी गार्ड ट्रेजरी छोड़ करके आग बुझाने चला गया, और ट्रेजरी पर आक्रमण हो गया, लूट गई ट्रेजरी। कौन जिम्मेदार होगा? उस ट्रेजरी गार्ड को सजा होगी कि नहीं? वो कहता है कि मैं आग बुझाने गया था। आग बुझाना तुम्हारा दायित्व तो नहीं था, आग बुझाना तुम्हारा स्वैच्छिक कर्तव्य था। तुमको नहीं जाना चाहिए था ट्रेजरी छोड़ करके, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व है ट्रेजरी की सुरक्षा करना। हम कोई एक खड़ा कर दिए गेट पर पहरेदार, देखो भाई तुम यहां पर खड़े रहना, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश न करे। अब वो आदमी खड़ा है पहरेदार, लोग आ गए। मैंने उससे पूछा कि भाई तू कैसे आ गए ये लोग? कहे हमने तो रोका था साहब, नहीं माने तो हम क्या करें। अरे मूर्ख, तुमको खड़ा काहे के लिए किया गया था? तुमको इसलिए नहीं खड़ा किया गया था कि तुम उन लोगों को सिर्फ कहो, तुमको शक्ति दी गई थी, पावर दिया गया था। हमने तुमको पावर दिया था कि तुम किसी भी परिस्थिति में गेट मत खोलना। तुम धड़ल्ले से लोग आ गए, तो गलत है पूरा। तो प्रश्न खड़ा होता है कि हमने राज्य को दिया तो सुरक्षा और न्याय, और राज्य अपना काम करता नहीं है। शिक्षा में और अस्पताल में लग जाता है राज्य। परिणाम क्या हुआ? सुरक्षा और न्याय कमजोर होता चला गया। अब सोचिए कि हमारे देश के, भारत के, दुनिया का हाल बहुत खराब है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन भारत का तो हाल उससे भी ज्यादा खराब है, दुनिया से भी। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री अटल जी थे उस समय शायद। एक बार इन लोगों ने ये कह दिया, दोनों ने, कि भाई अब संविधान क्या करेगा? लोग संविधान का पालन ही नहीं करते तो संविधान क्या करेगा? बताइए। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति भारत के, शायद कलाम रहे होंगे उस समय, जो भी थे, तो इस प्रकार के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करें, संविधान क्या करेगा?
आप वहां बैठे काहे के लिए है? आपने दायित्व स्वीकार किया है, कर्तव्य नहीं। हमारी सुरक्षा करना ये संविधान का दायित्व है, और अगर संविधान सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बदल दीजिए संविधान को। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि लोग नहीं पालन करते हैं तो हम क्या करें। इस विषय पर और पहले भी चर्चा हुई है, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि यह राज्य का दायित्व है कि वो सुरक्षा और न्याय दे, और राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य है कि वह भूखों को भोजन दे। स्वैच्छिक कर्तव्य है कि वो रोजगार की व्यवस्था करे। राज्य को हमने जो शक्ति दी है, पावर दिया है, वह पावर सुरक्षा और न्याय के लिए दिया है, और कोई हमने किसी तरह का पावर उसको नहीं दिया है। बाकी जो पावर दिया है हमने, वो पावर का उपयोग कर सकता है, हमने जो दिया है। लेकिन सुरक्षा और न्याय जो राज्य का दायित्व है, वो तो उसे विश्व व्यवस्था से मिला है। इसीलिए आपको हम ये बता दें कि हमारी न्यायपालिका को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षक है। न्यायपालिका न्यायपालिका का दायित्व है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, क्योंकि उसे विश्व व्यवस्था से मिला है। और कार्यपालिका और विधायिका का दायित्व सुरक्षा और न्याय कब बना? जब हमने उसको पावर दिया। न्यायपालिका को जनता ने पावर नहीं दिया है। सुरक्षा और न्याय का मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना न्यायपालिका का दायित्व है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, और यह दायित्व उसे विश्व व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हुआ है, संविधान के द्वारा नहीं। संविधान ने जो दायित्व दिया है सुरक्षा और न्याय, वो दिया है कार्यपालिका और विधायिका को। इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि भारत का संविधान सुरक्षा और न्याय के मामले में अथवा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बना देता है, कोई प्रस्ताव पारित कर देता है संविधान, तो न्यायपालिका संविधान में बदलाव का आदेश दे सकती है। उस नियम को, उस अनुच्छेद को रद्द कर सकती है न्यायपालिका। इतनी न्यायपालिका को शक्ति है, और यह शक्ति उसे कहां से मिली है? दुनिया से प्राप्त हुई है, विश्व से, न्यायपालिका को। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका जो है, वे संविधान से अलग नहीं जा सकते। ये सीधी सी बात है, आपको मैंने बता दिया। तो सुरक्षा और न्याय, यह हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, उसका दायित्व है, और दायित्व पूरे करना उसकी जिम्मेदारी है, वह उत्तरदायी है उसके लिए। सबसे बड़ी जो गलती हुई है हमारे संविधान बनाने वालों से,
सबसे बड़ी गलती कि संविधान बनाने वालों ने कर्तव्य को अधिकार घोषित कर दिया। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भूख दूर करना, ये सब कर्तव्य हैं राज्य के, अधिकार दायित्व तो नहीं है। और हमारे जो स्वैच्छिक कर्तव्य हैं वो आपका दायित्व बनता, आपका अधिकार नहीं बनता है। जब तक कि मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ आए, मैंने आपको कहा कि ठीक है भाई तुम रहो, तुमको हम रोज भोजन देंगे। हमने एक दायित्व स्वीकार कर लिया भोजन देने का। अब ये दायित्व हमने स्वीकार कर लिया, आपका अधिकार हो गया भोजन लेना। अब जब तक हम उस दायित्व को छोड़ नहीं देते हैं तब तक भोजन लेना आपका अधिकार है, क्योंकि हमने दायित्व स्वीकार कर लिया है। तो राज्य का तो दायित्व ही नहीं था शिक्षा और स्वास्थ्य। बेमतलब के राज्य उसको दायित्व अपने मान रहा है। ये तो उसका कर्तव्य था स्वैच्छिक, और उसने उसको दायित्व बना करके और लोगों को कह दिया कि तुम्हारा अधिकार है। अब भाई जब उसका अधिकार हो गया तो वो आपसे तगादा करते हैं कि अब भूखे मर रहे हैं, अब आप उसकी भूख मिटाइए। तो जब आपने दायित्व बहुत ज्यादा स्वीकार कर लिए तब तो भाई देखिए समस्या पैदा होगी। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। लास्ट में मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा। सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व है, अन्य सारे कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य हैं। सुरक्षा और न्याय को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य हमारा अधिकार नहीं बनता है। और इसीलिए मैंने बार बार लिखा है, बार बार, कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कमजोरों की मदद करना मजबूतों का दायित्व नहीं है, कर्तव्य है। कर्तव्य माने स्वैच्छिक। जैसे आप एक कल्पना करिए कि एक एक्सीडेंट ट्रेन में कुछ लोग करा रहे हैं। अब वो करा जो लोग रहे हैं उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारा दायित्व नहीं है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनकी मदद करना अस्पताल वालों का दायित्व है, वो उनका अधिकार बन जाता है वहां पर, क्योंकि वो मदद करने के लिए अपॉइंटेड है। हम अपॉइंटेड नहीं हैं, हम मदद करें या ना करें। एक आदमी, आप कल्पना करिए कि एक आदमी सड़क पर मर रहा है और उसके पास दवाई खाने के लिए पानी चाहिए केवल। मुझे पता है कि पानी अगर नहीं देंगे तो ये मर जाएगा। मेरे पास पानी है और मैं उसको नहीं दे रहा हूं, इसमें क्या अपराध हुआ? मैं उसको पानी नहीं दे रहा हूं
मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे दंडित नहीं किया जा सकता है। बताइए, आजकल समाज में ऐसी धारणा फैला दी गई है कि उसने पानी नहीं दिया, उसने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, दंडित करो। आप उसे दंडित नहीं कर सकते। ये समझने की जरूरत है इस बात को। ये जो धारणा समाज में फैला दी गई कि कर्तव्य, दायित्व, अधिकार सबका गड्ढ जो किया गया, ये भारत में नहीं, खास करके अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में ये भ्रम फैला है। ईसाइयों से तो बहुत ज्यादा फैला है। भारत में इतना भ्रम पहले नहीं था, ईसाइयों से आया है ये। मानवता का व्यवहार करना, फलाना ठिकाना, ये सब भारत में ईसाइयों से आया है, लोकतांत्रिक देशों से आया है। और हम आंख बंद करके, नकल करके, हमारे यहां भी यह धारणा लगातार फैलती चली गई है। अब इस विषय में समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि राज्य के दायित्व क्या है और हमारे अधिकार क्या है। कर्तव्य जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, हमारा अधिकार नहीं होता है। ये जितने सड़क पर नारेबाजी होती है सब गलत है, क्योंकि वो आपका अधिकार है ही नहीं। वो तो उसका कर्तव्य है राज्य का, वो करे या ना करे, जब चाहे तब इनकार कर दे, नहीं करेंगे हम, आप क्या कर लेंगे उसके लिए। यह समाज में धारणा फैलाइए। सबसे जो महत्वपूर्ण लाइन है इसमें, महत्वपूर्ण, कमजोरों की मदद करना मजबूतों का स्वैच्छिक कर्तव्य है, कमजोरों का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो ही आप इस लाइन को सामने लाएंगे, जो उच्च आदर्शवादी लोग हैं वो नाक भाव सिकोड़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। कई लोग तो इस संबंध में प्रश्न भी उठाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात को कि आप इसको गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि कमजोरों की मदद करना ये हमारा कर्तव्य हो सकता है, आपका अधिकार नहीं, कमजोरों का अधिकार नहीं है। अगर कोई कमजोर इसको अधिकार समझता है तो वह गलत है, मैं गलत नहीं हूं। और अगर कोई कमजोर कहता है कि ये मेरा अधिकार है तो कह दीजिए कि बैठ, भागता है कि बिना मतलब के आगे हल्ला करने के लिए, तेरा क्या अधिकार है इसमें, मैं तुम्हारी मदद करूं या ना करूं। ये कहने की जरूरत है। आज जो अनेक समस्याएं जो भारत में या दुनिया में फैली हुई है, इस सारे वर्ग संघर्ष का कारण यही है कि हमने कमजोरों को अधिकार घोषित कर दिया कि तुम्हारी मदद करना मजबूतों का दायित्व है, अधिकार नहीं, कर्तव्य नहीं, दायित्व है। ये मैंने आपको अपने पूरे 45 मिनट की चर्चा में इस विषय को काफी समझाने की कोशिश की है।